लेक्चर में बेटा बात पूरी नहीं हो पाई थी, तो हम उस पार्ट को पूरा कर लेते हैं, क्योंकि Q इनक्लोज्ड आया था सिग्मा इंटू ए, तो हमने रख दिया Q इनक्लोज्ड की जगह सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो पूरा एक्सप्रेशन जो फाइनली हमको मिला वो क्या मिला, 2EA इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एरिया कैंसिल हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुई बात? तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड शीट, जिसके एक सरफेस पे Q चार्ज गिवन था। अगर इसका टोटल एरिया कुछ होता, यहाँ पर A डैश कर लो इसको, क्योंकि हमने प्लेन सरफेस का एरिया A ले रखा है तो इसे A डैश कर लो। तो Q अपॉन A यानी सरफेस A डैश, Q अपॉन A डैश यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, यूनिट एरिया का चार्ज सिग्मा है। तो हमारे पास एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी फाइन एनालिसिस करते हैं। जस्ट लुक एट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ वायर, चार्ज्ड वायर। आर आ रहा है इस एक्सप्रेशन में, यानी जैसे जैसे हम वायर से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी, और किस रेट से डिक्रीज करेगी? E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। जबकि पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, जरा याद करो। पॉइंट चार्ज हो या स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड थी KQ अपॉन R स्क्वायर, मतलब E 1 अपॉन R स्क्वायर के रेट से डिक्रीज कर रही थी, चाहे पॉइंट चार्ज था चाहे सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे ये केस था और चाहे पॉइंट चार्ज का केस था, फील्ड ये आ रही थी। तो अब ये बात हमको याद होनी चाहिए कि भाई अगर पॉइंट चार्ज है तो उसकी फील्ड 1 अपॉन R स्क्वायर के रेट से डिक्रीज करेगी, जबकि अगर लॉन्ग स्ट्रेट वायर है ऑफ इनफाइनाइट लेंथ फॉर एन ऑब्जर्वर तो उसकी फील्ड 1 अपॉन R के रेट से डिक्रीज करेगी। लेकिन अगर वो शीट है, चार्ज्ड शीट है इनफाइनाइट एरिया की, इनफाइनाइट साइज की फॉर द ऑब्जर्वर, तो उसमें डिस्टेंस के लिए कोई टर्म नहीं होगा। दैट मीन्स चार्ज शीट के आसपास आपको फील्ड यूनिफॉर्म मिलेगी, इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस। सो कैन यू compare all the three fields and the very fine information given by their formula? यही तो मेंस में, नीट में इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का कंपैरिजन तो दिमाग में बिल्कुल फ्रेश रहना चाहिए। और आप देखोगे कि आपको क्वेश्चंस कितनी पहचाने हुए से मिल जाएंगे कई बार। तो अब हम लोगों ने 3 केसेस स्टडी कर लिए, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इनफाइनाइट प्लेन शीट। डायग्राम कॉपी करके पूरा कैलकुलेशन ठीक से समझते हुए कॉपी कर लो।
और तब हम अगले केस पे चलते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, देखो हमने कहा था कि एक शीट थी और उस शीट पे हमने एक साइज में, ये शीट है और इसके एक साइड में हमने पॉजिटिव चार्ज दिया था और वो पॉजिटिव चार्ज इस शीट के इस सरफेस पे रिसाइड करता है क्योंकि ये शीट नॉन कंडक्टिंग है। तो ऐसे केस को हम हमेशा कैसे रेफर करेंगे कि प्लेन शीट ऑफ चार्ज। लेकिन अगर सोचो ये मेटल शीट होती, नॉन कंडक्टिंग शीट नहीं होती, तो जब हम इसे चार्ज देते तो वो चार्ज इस सरफेस पर भी बाहर की ओर आ जाता। आपको लास्ट टर्न पे बताया था कि चार्ज कंडक्टर पे हमेशा सरफेस पे भागता है। कंडक्टिंग सरफेस में चार्ज को मूव करने की फ्रीडम होती है। तो कूलम्स लॉ के रिपल्सिव फोर्स की वजह से चार्जेस चाहते हैं कि वो एक दूसरे से जितना दूर जा सकते हैं जाएं। सरफेस छोड़कर वो नहीं जा सकते, तो वो जितना कर सकते हैं उतना कर लेते हैं कि दे कम एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पर भी जो चार्जेस हमने दिए, इसको हमने चार्ज दिया तो वो सिर्फ इधर ही नहीं रहा, वो इस सरफेस पर भी आ गया। ठीक, अब अगर हम चाहते हैं कि पिछला और ये केस हम कंपेयर करके ठीक ठीक एनालाइज करें, तो पिछले केस में हमने चार्ज डेंसिटी सरफेस की रखी थी सिग्मा, तो यहाँ भी हमको चार्ज डेंसिटी रखनी पड़ेगी कंडक्टिंग केस में भी सिग्मा। अब सोचो, पिछली बार तो हमने एक साइड में चार्ज दिया था और वो ए डैश एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड था यूनिफॉर्मली, तो इस सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी थी Q अपॉन एरिया। लेकिन अब दोनों साइड में चार्जेस फ्लो कर जा रहे हैं, तो आपको चार्ज डेंसिटी सिग्मा रखने के लिए Q इधर इस सरफेस को देना पड़ेगा और Q इस सरफेस को भी देना पड़ेगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इस सरफेस की Q बाई ए डैश होगी और इसकी Q बाई ए डैश होगी, तो हम कहेंगे कि ये कंडक्टिंग शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। दोनों साइड की सरफेस, दोनों सरफेसेस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो अब केस क्या बन गया कि अब एक ही सरफेस पे चार्ज नहीं है, अब चार्ज दोनों सरफेस पर है। तो इससे कैलकुलेशन पर क्या फ़र्क पड़ा, चलो देखते हैं। केस क्योंकि पिछले शीट जैसा ही है, सरफेस चार्ज डेंसिटी वही सिग्मा, जो गॉसियन सरफेस हमने लिया वो वही सिलिंड्रिकल, जो सरफेस को पेनिट्रेट करके, अगर आप इसको सिलिंड्रिकल सरफेस माने, क्लोज्ड सिलिंड्रिकल सरफेस, तो ये शीट को इस तरीके से पेनिट्रेट करके दोनों साइड में है और जो इसका सरफेस है वो उस पॉइंट से होकर पास हो रहा है जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि इस पॉइंट P पर कैलकुलेट करनी है, तो इसको हम मार्क कर देते हैं कि इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हमने सिलिंड्रिकल क्लोज्ड सरफेस लिया और ये कहलाया गॉसियन सरफेस। बस ध्यान रखना है कि अब ये कंडक्टिंग शीट है, तो इसके दोनों साइड में, ये जो साइड आपको दिख रही है और इसके पीछे वाली साइड, दोनों पर चार्ज है। सिलिंड्रिकल सरफेस के 3 सरफेसेस थे, हम उसी तरह से गॉस लॉ लिखेंगे। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसी तरह से हम तीनों सरफेस के लिए फ्लक्स डिवाइड करके लिखेंगे। फॉर सरफेस नंबर 1 E डॉट DA, फॉर सरफेस नंबर 2 E डॉट DA, फॉर सरफेस नंबर 3 E डॉट DA। सरफेस नंबर 1 ये कर्व्ड सरफेस को लेबल किया है, तो कर्व्ड सरफेस पे पिछली बार की तरह E और DA 90 डिग्री पर है, तो हमने लिख दिया सरफेस नंबर 1 के लिए E DA cos 90। सरफेस नंबर 2
पर ई और डी ए पिछली बार डिस्कस कर चुके हैं, पैरेलल टू ईच अदर हैं, तो सरफेस नंबर 2 के लिए लिख दिया ई डी ए कॉस 0। सरफेस नंबर 3 पर भी ई और डी ए पैरेलल है, तो हमने लिख दिया फॉर सरफेस नंबर 3 ई डी ए कॉस 0। अब एक एक करके कैलकुलेट करो। ये तो 0 हो गया, कर्व्ड सरफेस फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये ई डी ए फॉर द 2 सरफेस नंबर 2 और ये भी ई डी ए फॉर सरफेस नंबर 3। क्योंकि ये प्लेन सरफेसेस शीट से सेम डिस्टेंस पर हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट द प्लेन सरफेस कांस्टेंट होगी, तो दोनों ही केसेस में ई बाहर हो जाएगा। और इंटीग्रल डी ए फॉर सरफेस नंबर 2 पिछली बार की तरह इसका एरिया हम मान लेते हैं ए, और फॉर द सरफेस नंबर 3 ऑल्सो एरिया ए। तो ई बाहर हो गया और इंटीग्रल डी ए हो गया ए। ये ई भी बाहर हो गया और इंटीग्रल डी ए हो जाएगा ए। तो असल में हम लिख सकते हैं ये प्लस ये ट्वाइस E integral dA, where integral dA is the surface area of the plane surfaces। अब आ जाओ राइट साइड पर। Q enclosed, अगर यूनिट एरिया पर चार्ज है सिग्मा, तो ये जो A एरिया है ना प्लेन सरफेस का, यही तो प्रोजेक्शन जाएगा शीट पर, ये एरिया कितना होगा A। तो ये जो A एरिया है इसमें कितना चार्ज होगा, यूनिट एरिया पर चार्ज सिग्मा, तो A एरिया पर चार्ज सिग्मा इंटू A। लेकिन यहाँ पे आके फोकस करो, तुम्हारी साइड में जो सरफेस है उस पर भी चार्ज है सिग्मा इंटू A, और इसके पीछे वाली सरफेस पर भी चार्ज है सिग्मा इंटू A, क्योंकि ये कंडक्टिंग सरफेस है, इसमें दोनों साइड में चार्ज रिसाइड कर रहा है। तो यहाँ हमें Q इनक्लोज्ड पिछली बार की तरह सिर्फ सिग्मा इंटू ए नहीं लिखना है, बस यही पॉइंट इम्पॉर्टेंट है इस केस में। हमको लिखना है सिग्मा इंटू ए फ्रंट सरफेस का जो हमें दिख रहा है, और सिग्मा इंटू ए पीछे वाली सरफेस का, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो असल में चार्ज इनक्लोज्ड हो गया 2 सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली जो एक्सप्रेशन मिला वो मिला 2EA इज इक्वल टू 2 सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसमें से ये A चला जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी पिछली बार की तरह डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टिंग सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड का जस्ट डबल है, और वो जस्टिफाइड भी है, क्योंकि कंडक्टिंग शीट में दोनों सरफेसेस पे चार्ज गया। तो पिछली बार के केस में अगर Q चार्ज पूरी शीट पर था, तो इस बार दोनों साइड की सरफेसेस पर Q प्लस Q यानी 2Q चार्ज हुआ। तो अगर चार्ज डबल हो गया तो फील्ड भी डबल हो गई। तो अब हमारे 4 केसेस और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हमारे सामने आ गई, और इनकी अपनी अपनी खासियतें हैं। शीट्स की, जो दोनों शीट्स की फील्ड है, उनके मैग्नीट्यूड में ज़रूर अंतर है। प्लेन शीट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कंडक्टिंग शीट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन दोनों ही शीट के केस में फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही है इन द विसिनिटी ऑफ द कंडक्टिंग शीट। लेकिन पॉइंट चार्ज हो या स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के रेट से कम होती है, यानी तेज़ रफ्तार से कम होगी r के साथ। और वायर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r के रेट से डिक्रीज करती है, मतलब इन कंपैरिजन टू पॉइंट चार्ज एंड स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्लोअर रेट से डिक्रीज करती है।
ये डिस्कशन फील लाने के लिए होता है, तब ये फॉर्मूले नहीं रह जाते हैं, ये आपके दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि आप इनको फील कर रहे हैं, आप इनको विजुलाइज कर रहे हैं। KQ/R², 2K λ/R, σ/2ε0 और σ/ε0। तो ये हमारा 4 केसेस हो गए। इन चारों चार्ज्ड केसेस की फील्ड कैलकुलेट करने के बाद मैं पहले तुम लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स, कि थोड़ा सा फ्लक्स से, गॉस लॉ से दोस्ती और बढ़ाई जाए। उसके बाद हम लोग बचे हुए केसेस डिस्कस करेंगे। तो एक आध क्वेश्चंस आज लेते हैं जो बहुत अच्छे प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस हैं। देखो, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में मैंने ज़्यादातर जो जेई मेंस के, नीट के या AIEEE के क्वेश्चंस थे वो ही उठाए हैं, जिससे कि उनकी आप डेप्थ को देखकर ये थोड़ा सा अंदाज़ा आपको लगे कि किस तरह के सवाल आते हैं और आपको किस तरह के सवालों की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए। तो 2015 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे पहले इस क्वेश्चन पर आते हैं। क्या था सवाल? देखो, अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल शेल कैरीज पॉजिटिव चार्ज, surface charge with density sigma, of density sigma in the upper half and minus sigma in the lower half. Draw electric field lines around the cylinder. Conceptual problem है। अब इसको हम लोग फील करने के लिए एक पीस ऑफ पेपर लेते हैं और जरा सिलिंड्रिकल सरफेस बना लेते हैं। अब देखो, ये सिलिंड्रिकल सरफेस ऐसे रखी हुई है पेपर पे, तो ये जो प्लेन सरफेस है ना, ये तुमको 2 डायमेंशनल में ये दिख रही है। ये सरफेस कैसे है? ऐसे रखी हुई है। और क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि आधा हाफ पॉजिटिव सिग्मा चार्ज से है चार्ज्ड और लोअर हाफ नेगेटिव सिग्मा चार्ज से चार्ज्ड है, और कहा कि इसकी लाइंस ऑफ फोर्सेस बताओ। तो जो ये सर्कुलर प्लेन एरिया था, ये क्योंकि ऊपर हमारी तरफ है, तो हम जब 2D में इसका डायग्राम बनाएंगे तो हमें सर्कुलर एरिया दिख रहा है, और जो सिलिंड्रिकल एरिया है, कर्व्ड सरफेस है, वो परपेंडिकुलर अंदर की ओर गई हुई है। ये सिलिंड्रिकल सरफेस इस तरीके से 2D में बना रखी है। देखो, अब देखो, आधा पार्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ऊपर की आधी सरफेस जो कर्व्ड सरफेस है, इसको समझना बात को। ये जो कर्व्ड सरफेस है ना, ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये आधी कर्व्ड सरफेस, मतलब आधा हिस्सा पॉजिटिव चार्ज्ड है। ये आधी सरफेस पॉजिटिव चार्ज्ड है, और जो लोअर हाफ है वो नेगेटिव चार्ज है। कुछ बात समझ में आ रही है? आधा कर्व्ड सरफेस पॉजिटिव चार्ज है, और जो लोअर आधा सरफेस है, लोअर आधा सरफेस ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक, तो ऊपर वाली कर्व्ड सरफेस से लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेंगी क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और ये नेगेटिव चार्ज जो लोअर सरफेस है वो इन लाइंस ऑफ फोर्सेस को अट्रैक्ट करेगी और ये सिंक कर जाएंगी, यानी एंड अप होंगी नीचे वाले लोअर हिस्से पर। लेकिन जैसे जैसे आप लोअर की नेगेटिव चार्ज से दूर जाएंगे, मतलब जैसे जैसे आप नीचे के लोअर हाफ से दूर ऊपर जाएंगे, तो आपकी जो फील्ड लाइंस हैं उनका ये एरिया बढ़ता जाएगा, और जो बिल्कुल बीच का लाइन है
वो सीधा ऊपर निकल जाएगा, ये मानते हुए कि ये लाइन प्लस से चली और एंड अप होगी इन्फिनिटी पे निगेटिव चार्ज रखा है वहाँ। और इसी तरह से यहाँ भी एक्चुअली जो 4 ऑप्शंस थे, उन ऑप्शंस को मैंने 4 ऑप्शंस को मैंने नहीं दिखाया है यहाँ पर। मैंने आपको लॉजिकली सोचने के लिए फोर्स किया कि आप समझो कि कैसी फील्ड लाइंस बननी चाहिए। तो ये वन ऑफ द ऑप्शंस था, लेकिन क्यों ये फील्ड लाइंस बनेंगी, कैसे बनेंगी, क्या ये डिस्कशन से समझ आया तुम लोगों को? तो ये मुश्किल सवाल था? मुश्किल सवाल नहीं था, लेकिन एग्ज़ाम के प्रेशर में सही सही लॉजिक सोच ले जाना, बस वो ही मार्क्स को या क्वेश्चन को सही करने इस बार या उस बार का अंतर बन जाता है। अब अगला सवाल देखो। A thin semicircular ring of radius r has positive charge q distributed uniformly over it. Find net field at its center. मतलब ये जो ब्लू कलर की रिंग है, सेमी सर्कुलर है, इस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इवनली। और कहा गया कि इसके सेंटर पर फील्ड बताओ। अब देखो, इस तरह का केस हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो कूलम्ब्स लॉ से कैलकुलेट की थी वहाँ कर चुके हैं। मैं तुमको सिर्फ एक रिकॉल करवा दूँ फिर से कि नेट फील्ड कैसे निकाली थी वहाँ पर, कि हमने इस पॉइंट के 2 साइड में सिमेट्रिकली 2 एलिमेंट्स लिए थे, ठीक है, और दोनों एलिमेंट्स की वजह से फील्ड वेक्टर बना लिया था। फिर इन दोनों फील्ड वेक्टर्स को रिजॉल्व किया था और देखा था कि जो सिमेट्रिकली एलिमेंट्स थे उनके ये कॉस कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल किए दे रहे हैं, सिर्फ साइन कंपोनेंट रिजल्टेंट बच रहा है। तो इन्होंने असल में इसका डायरेक्शन पूछा था। इसकी कैलकुलेशन हम यहाँ पे पूरी तुम्हें बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन में 2010 में सिर्फ डायरेक्शन पूछा था। x को i वेक्टर यूनिट वेक्टर और j डायरेक्शन y डायरेक्शन को j यूनिट वेक्टर से दिखाकर कहा था कि बताओ कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिटेल में पूरा सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए आपका डिस्कशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आप आराम से दोनों क्वेश्चंस लिख लो और जो क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ आपको सोचने के लिए, उस क्वेश्चन को आप ट्राई ज़रूर करना। और नेक्स्ट क्लास में जब हम इसे डिस्कस करें तो अपना सॉल्यूशन मैच करना और मेरे कैलकुलेशन को भी चेक करते चलना कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स करेंगे गॉस लॉ के। तब तक मेहनत से लगे रहो, समय खराब नहीं करो, ऊंचा सपना देखो और सपने को सच करने के लिए जुनून से भरे रहो। ऑल द बेस्ट बेटा।